ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 1 मई को रितेश देशमुख अभिनीत राजा शिवाजी ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है। मूल मराठी ये फिल्म मराठी के साथ में इसका हिंदी डब्ड वर्जन भी थिएटर में रिलीज हुआ है। महाराष्ट्र में भी मैंने बुक माई शो पर चेक किया तो हिंदी वर्जन को ठीक ठाक शोज मिले हुए हैं। तो महाराष्ट्र के बाहर भी हिंदी वर्जन को अच्छे खासे शोज मिले ही होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने चेक तो नहीं किया अलग अलग जगहों पर जा करके। आप अपने यहाँ पर बताना हिंदी वर्जन को आपके यहाँ पर कितने शोज मिले हैं, कैसे है क्या नहीं, आप थोड़ा सा बताना। बाद में लगे तो हम कल वगैरह लाइव आकर के चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय भवानी जय शिवाजी ये अवश्य अवश्य लिखना। सभी मित्र वीडियो को लाइक तो करना ही, पर आज हम कमेंट का टारगेट रखते हैं। कम से कम 3000 कमेंट्स आज की वीडियो पर आने ही चाहिए। जय भवानी जय शिवाजी सभी मित्र नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखिए आज सच कहूँ तो मैं थोड़ा डरते डरते ही, चिंतित होकर के डरते डरते ही थिएटर में गया था कि यार पता नहीं, मतलब अंदर से ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि चलो यार कास्टिंग, डायरेक्शन, एक्शन सीक्वेंसेस, बाकी जो कुछ वीएफएक्स वगैरह है वो सब भी चल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो बस इतिहास के साथ में कुछ इधर उधर ना हो, यही मैं अंदर से हृदय से प्रार्थना करते हुए चिंतित होकर के थिएटर में गया था। पर सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था वैसा कहीं पर भी कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जोन में फिल्म नहीं जाती है। कुछ कुछ बातें हैं भी तो वो इतनी नगण्य है या दुय्यम है कि ज़्यादातर लोगों का उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा, और ओवरऑल जो फिल्म का इंप्रेशन है वो सामने वाले व्यक्ति के मन पर सही जाता है ओवरऑल। हाँ, बाकी रही बात कास्टिंग की, डायरेक्शन की वगैरह, वो सब हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पर जैसे कि मैंने कहा कुछ कुछ बातें हैं, पर वो इतनी सटल है, दुय्यम है, नगण्य है कि उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन फिल्म हमारे ऊपर डालती है। फिल्म में जगह जगहों पर हिंदू प्रतीकों को बड़े गौरव के साथ में दिखाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें भगवान शिव जी की आराधना करते हुए दिखाया है। जो विदेशी आक्रांताओं के, अफजल खान आदि के जो अत्याचार है, उनके द्वारा मंदिरों को तोड़े जाना, बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचार, गाँव के गाँव जला दिए जाना, ये सारी बातें भी फिल्म में अलग अलग जगहों पर इनका वर्णन किया गया है। मंदिरों को तोड़े जाने का भी अलग अलग जगहों पर वर्णन, उल्लेख हमें फिल्म में देखने को मिलता है। तो सच कहूँ तो इन सब बातों को मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने अपेक्षा नहीं की थी कि ये सब बातें दिखाई जाएंगी। हालांकि चलो धीरे धीरे करके हम चर्चा करते हैं। फिल्म में रितेश और जेनेलिया देशमुख और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाल्यकाल और युवावस्था की भूमिका भी रितेश देशमुख, उनके जो 2 बेटे हैं, उन्होंने ही निभाई है। रियान और रिहान देशमुख, ऐसा उनका शायद कुछ नाम है, तो उनके द्वारा ही भूमिका निभाई गई है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े भाई है, ज्येष्ठ बंधु संभाजी राजे, उनकी भूमिका निभाई है अभिषेक बच्चन ने। इसके अलावा सचिन खेड़ेकर, वे छत्रपति शिवाजी महाराज की पिताश्री की भूमिका में हैं। भाग्यश्री, उन्होंने राजमाता जिजाबाई जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री, उनकी भूमिका निभाई है। विद्या बालन ने जो आदिल शाह ही, जो अमोल गुप्ती, उन्होंने मोहम्मद आदिल शाह की भूमिका निभाई है, और विद्या बालन ने मोहम्मद आदिल शाह की बड़ी बेगम की भूमिका निभाई है। इसके अलावा फरदीन खान है, उसने शाहजहां का कैरेक्टर प्ले किया है। और कौन रह गया, लगभग इतने बड़े बड़े मुख्य पात्रों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिल्म राजा शिवाजी फिल्म का नाम है, इसका सेकंड पार्ट राजा शिव छत्रपति इस प्रकार से शायद होने वाला है। फिल्म के एंडिंग में इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। तो इस पहले पार्ट में उन्होंने अफजल खान के वध को, संजय दत्त, उन्होंने अफजल खान का कैरेक्टर प्ले किया। सबसे मुख्य पात्र के बारे में तो बताना ही रह गया। तो हाँ, अफजल खान के वध को सेंटर में रख के हिंदवी स्वराज्य का जो स्वप्न है उसकी स्थापना की शुरुआत कैसे हुई, उस स्वप्न की शुरुआत कैसे हुई, ये उन्होंने अफजल खान के वध की इतिहास के पन्ने को सेंटर में रख करके बाकी कुछ घटनाओं को, पहलुओं को फिल्म में उन्होंने दिखाया है। फिल्म की शुरुआत में राजमाता जिजाबाई जी, छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ में हैं, और उस समय की क्या परिस्थिति है क्या नहीं, वो बातें वो शुरुआत में थोड़ा सा उन्होंने दिखाया है। जो आदिल शाही के अत्याचार है वो सब भी बातें वो दिखाए जा रहे हैं, किस प्रकार से हिंदुओं को ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, गाँव को जलाया जा रहा है। पुणे का एक गांव उन्होंने शुरुआत में दिखाया है जहाँ पर ये अत्याचार शुरुआत में दिखाए गए हैं। एक माँ तुलजा भवानी का मंदिर उन्होंने दिखाया है। उस मंदिर को तोड़ा तो नहीं जा रहा, परंतु उस मंदिर के सामने आदिल शाही जो सरदार है वो एक
कुछ ऐसा कुछ तो ऐसा खंबे जैसा कुछ गाड़ देता है ठोक करके, और उसके ऊपर मरे हुए पशु की जो खोपड़ी का जो कंकाल है ना, वो उसके ऊपर लगा रहा है। अब वो सिंबॉलिक वे में था या इसका क्या मतलब मंदिर को अपवित्र करने के उद्देश्य से ही वो उन्होंने किया था, इतना तो समझ में आता है। और इसके अलावा फिर जब वो ज़मीन के अंदर से एक भगवान शिव जी की शिवपिंड भी निकल रही है, तो एक वृद्ध दादी माँ है, वो भगवान शिव जी को गले से लगा करके आर्त भाव से पुकार रही है, प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर आप कहाँ हो, इतने सारे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें रुद्रावतार के रूप में ही वो दिखा रहे हैं। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म उन्होंने दिखाया है। वो सब बातें काफ़ी बढ़िया तरीके से वो दिखा रहे हैं। हाँ, हालांकि जो वीएफएक्स है, मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ, वहाँ पर बजट की कमी हमें फील होती है। अलग अलग जगहों पर जो खून भी दिखाया है या जो हाथी भी उन्होंने सीजीआई से क्रिएट किए हैं, वो उतने बढ़िया नहीं लगते, पर ठीक है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर ओवरऑल इतिहास को सही तरीके से दिखाया है तो बाकी बातें चलो उनको हम इग्नोर कर पाते हैं, ठीक है ना। पर बता दिया मैंने, जो वीएफएक्स है या सीजीआई वगैरह जो हाथी क्रिएट किए गए हैं, जो खून वगैरह भी उन्होंने दिखाया है, वो थोड़ा सा मतलब उतना रियलिस्टिक हमें नहीं लगता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म, उसके बाद में उनका बाल्यकाल, उनके जो बड़े भाई हैं संभाजी राजे, उनके साथ में बचपन से उनका प्रेम, इस बात पर भी मुख्यतः उन्होंने फोकस किया है। अब एक बात जो फिल्म काफ़ी मिस करती है, अभी जैसे कि उन्होंने अफजल खान के वध को सेंटर में रखा था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाल्यकाल की और भी कई सारी घटनाओं को वे दिखाई जा सकती थी, पर उन बातों पर फिल्म फोकस ही नहीं करती। ये एक सबसे बड़ी कमी मैं फिल्म की कहूँगा। जैसे कि बाल्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने कैसे अपने मावड़ाओं को इकट्ठा किया, स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न देखते हुए, इस बात पर फिल्म में कहीं पर भी फोकस नहीं किया गया। रायरेश्वर के मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने करीब 8 या 10 वर्ष की आयु में ही जो प्रतिज्ञा ली थी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उस बात को भी उन्होंने एक सॉन्ग के अंदर ही दिखा दिया है। और उस सॉन्ग के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले हैं रायरेश्वर के मंदिर में। अभी भी पुणे में एक बहुत ऐतिहासिक वो मंदिर है, तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने जो बाल्यकाल के सखा थे, तानाजी मालुसरे जी, यसाजी कंग जी, और भी कुछ उनके साथ में जो बाल्यकाल के उनके मित्र थे, तो उनके साथ में रायरेश्वर के मंदिर में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। फिल्म में जस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले प्रतिज्ञा ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है। तो सॉन्ग वगैरह, तो फिल्म का म्यूज़िक बढ़िया है। अजय अतुल, उनका म्यूज़िक फिल्म में बहुत बढ़िया था। और गानों के बोल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। आप अगर बोलों को, गानों के ध्यान से सुनेंगे ना, अभी हिंदी वर्जन में उन्होंने गानों को डब किया है या वही रखे मुझे पता नहीं, परंतु आप सबटाइटल्स देखना नीचे, गानों के बोल, शब्द का चयन बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। जगह जगह पर आपको हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख देखने को मिलेगा, और भी कई सारी बातें हैं। तो मुझे लिरिक्स, गानों के जो है म्यूज़िक भी, वहाँ पर भाई फिल्म में बहुत बहुत अप्रतिम बढ़िया काम उन्होंने किया हुआ है। तो बाल्यकाल में जस्ट उन्होंने, पता नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें जैसे दिखाया तो इस प्रकार से जाना चाहिए था कि महाराज को पहले से ही स्वराज्य स्थापना का कैसे अंदर से उत्साह है कि हमें स्वराज्य की स्थापना करनी है। वो अलग अलग मावड़ाओं को इकट्ठा कर रहे हैं स्वराज्य की स्थापना के लिए। पर अभी फिल्म में ऐसा दिखाया है कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्हें बाल्यकाल में उतनी कुछ बातें पता नहीं थी, वे बहुत ही ऐसी सामान्य सी बातें जो ऑब्वियसली महाराज को पता ही होंगी बाल्यकाल पे, पर जैसे उन्हें पता ही नहीं है, और वे अपने बड़े जो बंधु हैं संभाजी राजे, उनसे पूछ रहे हैं कि ये झंडा किसका है, ये आदिल शाही का, फिर ये निज़ाम शाही का, ये मुगलों का है, हमारा ध्वज कहीं पर भी नहीं है, भगवा ध्वज। 8-10 वर्ष की करीब आयु दिखाई है बाल्यकाल में, उस समय जब ये चर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बड़े भाई, उनके बीच में हो रही है। ये संभव ही नहीं है कि महाराज को उस समय पता नहीं हो भगवा ध्वज के बारे में, या कितने अत्याचार इन विदेशी आक्रांताओं के हम पर हो रहे हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल ही जैसे उन्हें पता नहीं हो, और उनके बड़े भाई जस्ट वो बता रहे हैं कि देखो ये निज़ाम शाही का ध्वज है, ये आदिल शाही का ध्वज है, ये मुगलों का ध्वज है, और हमें हमारा अपना भगवा ध्वज कहीं पर नहीं है। तो ये बातें बहुत आगे जा कर के जैसे उन्हें 8-10 वर्ष की आयु में पता चल रहा है, ऐसा दिखाया, जो मुझे सही नहीं लगा। महाराज बाल्यकाल से ही राजमाता जिजाबाई जी के जो उनके ऊपर संस्कार थे, बचपन से ही रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, इनका जो ज्ञान छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें मिला था राजमाता जिजाबाई जी से, वो बातें भी उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाई है।
और ये बात पूरी ही वो जैसे फिल्म में इसका मेंशन ही नहीं है। राजमाता जिजाबाई जी के संस्कारों को पूरा अलग से एटलीस्ट कुछ 5-10 मिनट तो दिखा देते। फिल्म में ये बात भी उन्होंने स्किप कर दी है। बचपन के संस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग मैं कहूँगा। 3 घंटे और 4 मिनट की फिल्म है, एक और सेकंड पार्ट भी आने वाला है, पर यहाँ पर कई सारी जगहों पर स्लो मोशन में जो एक्शन सीक्वेंसेस है, कुछ सॉन्ग्स तो अच्छे थे, मैं तो वो तो होने ही चाहिए थे, पर थोड़े से कुछ दूसरी बातें, स्लो मोशन के जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह, वो बातें थोड़ा कट करके बाल्यकाल में राजमाता जिजाबाई जी के जो संस्कार है वो अगर उसको दिखाने पर थोड़ा फोकस किया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा दादाजी कोंडदेव जी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया, जो अलग अलग रणनीतियाँ हैं युद्ध कला की, वो उन्हें जो सिखाई, उसका भी फिल्म में कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। हाँ, युद्ध कौशल को दिखाने के लिए जस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो बड़े भाई हैं वे अखाड़े में जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना ही जस्ट उन्होंने एक सीन में दिखा दिया है। तो युद्ध कला का प्रशिक्षण ये तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए था, उस बात को भी उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाया है। बाकी आगे जाकर के फिर धीरे 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बड़े भाई बड़े होते हैं, उसके बाद में निज़ाम शाही का कैसे थोड़ा प्रभाव बिल्कुल छटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मुग़ल वर्सेस आदिल शाही, ये बात भी थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं। फ़रदीन खान जो शाहजहाँ की भूमिका में है, वो अपना ताजमहल बनाने में जैसे बिज़ी हो, ऐसा उन्होंने दिखा दिया है। जो मोहम्मद आदिल शाह है, आदिल शाही का प्रमुख, वो भी वज़न बहुत ज़्यादा है। अमोल गुप्ते उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, वो ऐसे ही मरने की कगार पर बैठा हुआ है। कई बार उसको ऐसे हार्ट अटैक जैसा आ जाता है, पड़ा रहता है, फिर अचानक से फिर से सांस उसकी चलने लग जाती है। इस प्रकार से बिल्कुल मरने की कगार पर मोहम्मद आदिल शाह बैठा हुआ ऐसा दिखाया है। और उसकी जो बड़ी बेगम है विद्या बालन, वो उसको जैसे उकसा रही हो ऐसे दिखाया है। वो अपने बेटे को गद्दी पर बिठाना चाहती है, पति की मृत्यु हो जाए उसके बाद में, तो वो जस्ट ऐसे ही मरने की कगार पर बैठा हुआ है और विद्या बालन का कैरेक्टर जैसे उसे मैनिपुलेट करके स्वराज्य के ऊपर हमला करने के लिए सरदारों को भिजवा रही है। ये थोड़ा सा एक पिक्चर वहाँ पर जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये बातें बहुत सटल वे में हैं, क्योंकि मंदिरों के ऊपर होने वाले हमले, हिंदू बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे हिंदू राजाओं को इकट्ठा कर रहे थे, ये बातें भी संवादों के माध्यम से उन्होंने जगह जगह पर उल्लेख किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ बातें हैं पर वो सटल वे में दिखाई है, जैसे कि मोहम्मद आदिल शाह का मरने की कगार पर टिके हुए होना, विद्या बालन जैसे उसको जस्ट मैनिपुलेट करके सरदारों को भिजवा रही है स्वराज्य के ऊपर हमला करने के लिए, शाहजहाँ जस्ट अपने ताजमहल बनाने में वो बिजी पड़ा हुआ है। तो थोड़ा टेरिटरी की ही केवल ये लड़ाई थी, ऐसा एक थोड़ा दिखाने का प्रयास है, पर वो बहुत सटल वे में है। जैसे कि मैंने कहा, एक व्यक्ति जब फिल्म देखेगा ओवरऑल तो उसके ऊपर एक सही इंप्रेशन ही अंततः फिल्म छोड़ती है। बाद में फिर अलग अलग जो रणनीतियाँ किस प्रकार से बनाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बड़े भाई और जो पिताजी है शाहजी राजे भोसले जी, उनके द्वारा अलग अलग जो रणनीतियाँ बनाई गई थी वो भी दिखाया गया है। और फिर आदिल शाही में अफजल खान को किस प्रकार से फिर मुख्य जिम्मेदारी दी जाती है, जब बाकी सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बड़े भाई जो अपना स्वराज्य स्थापना के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो उसको रोकने के बाकी सारे प्रयास जब विफल हो जाते हैं, उसके बाद में अफजल खान को मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें फिर अफजल खान के द्वारा संभाजी राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई, उनको धोखे से मार दिया जाता है अफजल खान के द्वारा। और उसके बाद में फिर राजमाता जिजाबाई जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनसे वे कहती है कि मुझे इसका सर चाहिए, आम्हाला खानाचं मस्तक पाहिजे शिवा, हमें खान का सिर चाहिए शिवा। वहाँ पर जाकर के राजमाता जिजाबाई जी छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें प्रेरित कर रही है, ऐसा दिखाया जब बड़े बेटे की मृत्यु हो रही है। और ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, शुरुआत से ही अगर राजमाता जिजाबाई जी को संस्कार देते हुए दिखाया जाता, मुगलों के अत्याचारों के बारे में बताते हुए दिखाया जाता कि किस प्रकार से हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति के प्रतीकों को समाप्त किया जा रहा है इन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, शिवा तुम्हें कैसे अपने स्वराज्य स्थापना के लिए उठ खड़े होना है, तो वो जो शौर्य और पराक्रम का भाव उनके अंदर भरा गया था बचपन से ही, ये अगर दिखाया जाता तो और बहुत ज़्यादा बेटर होता। अभी थोड़ा सा ऐसा इंप्रेशन जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बड़े भाई को अफजल खान ने मार दिया, इस कारण से फिर राजमाता जिजाबाई जी कह रहे कि हमें खान का मस्तक चाहिए।
नहीं, राजमाता जिजाबाई जी ने शुरुआत से ही, बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के संस्कार दिए थे। तो थोड़ा सा वो पर्सनल वॉर का टच जो उन्होंने दिया है वो बात नहीं सही लगती है। पर फिर भी मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, ये बातें थोड़ा इन बातों को टोन डाउन किया है कि मतलब एकदम मुख्य ऐसा नहीं दिखा दिया कि चलो ये पर्सनल वॉर ही था, अफजल खान ने बड़े भाई को मार दिया, इस कारण से जस्ट अभी ये व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में वो दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का उल्लेख भी करते हैं। तो मैंने कहा ना, ओवरऑल पिक्चर अच्छी तरीके से दर्शकों के सामने अच्छा इंप्रेशन फिल्म डालती है। और फिर इसके बाद में अफजल खान का वध किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाती है, ये बातें वो दिखा रहे हैं। अफजल खान ने अपनी जो करीब 63 बीवियों को, हरम में उसकी 63 बीवियाँ होती थी, उन 63 की 63 बीवियों को कैसे मार डाला था, ये ऐतिहासिक बात है। उस बीजापुर में, कर्नाटक में, जिस जिले का नाम अभी विजयपुरा हो गया है, पहले बीजापुर नाम था। तो वहाँ पर अपने हरम की जो 63 बीवियाँ हैं, अफजल खान ने मार दिया था उन सबको, छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट करने से पहले। क्योंकि वो खुद भी अंदर से इतना डरा हुआ था, उसे भी पता था कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो शायद वापस लौटना संभव नहीं होगा। तो इस कारण से फिर उसने अपनी 63 पत्नियों को मार दिया था। और अभी भी बीजापुर, विजयपुरा में, कर्नाटका के 60 कब्र करके जगह है, और वहाँ पर वो 60 की 60 कब्र अभी भी देखने को मिलती है। मैं गया नहीं वहाँ पर कभी, मतलब क्या जाना, पर है ऐसी जगह ठीक है। तो वो बात भी उन्होंने फिल्म में दिखाई है। और वो नहीं जीत पाएगा, ये संकेत उसे एक पीर बाबा से मिला है, ऐसा फिल्म में उन्होंने दिखाया है। अफजल खान पहले एक पीर बाबा के पास में मिलने के लिए जाता है, तो पीर बाबा फिर उसको अहंकार, एरोगेंस, जो भी घमंड व गुरूर अपना छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और अभी तुम जो भी करने के लिए जा रहे हो उससे ये तय होगा कि तुम इतिहास लिखोगे या इतिहास में तुम्हें लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से पीर बाबा को थोड़ा अच्छा संदेश देते हुए उन्होंने दिखाया है। और वहाँ पर फिर अफजल खान पूछता है कि क्या मेरी फतेह होगी, क्या मेरी फतेह होगी, और पीर बाबा उस पर कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। और इसके बाद में फिर उसको अंदेशा हो जाता है कि भाई मेरा तो वापस लौटना संभव नहीं है। वो अपनी 63 की 63 बीवियों को मार डालता है। सबसे ज़्यादा जो बात हमें थोड़ा डिसअपॉइंट करती है वो है रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, इन दोनों की कास्टिंग। कोई कुछ भी कहे, कास्टिंग सही नहीं थी। रितेश देशमुख का चेहरा पता नहीं, बहुत ऐसा मायूस मायूस सा, आंखें सूजी हुई, आंखों पर, चेहरे पर जो एक छात्र तेज होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था। चेहरा ऐसा निराश निराश सा, आंखें भी हमेशा थोड़ा सा ऐसे जैसे कि पानी पानी आंखों से आ रहा हो, निराश हो, उदास हो, इस प्रकार से ही रितेश देशमुख का पूरी फिल्म में चेहरा दिख रहा है। हालांकि मैं कहूँगा कि डायरेक्टर और को राइटर रितेश देशमुख स्वयं है इस फिल्म के, तो डायरेक्शन वाइज तो फिल्म ठीक ठाक थी, चलो अच्छी थी। वहाँ पर तो काफ़ी सारी बातों को वो दिखा रहे हैं। कुछ कुछ बातें, जैसा कि मैंने कहा, बचपन में राजमाता जिजाबाई जी के द्वारा दिए गए संस्कार आदि, वो बातें अच्छी तरीके से दिखाई जानी चाहिए थी। पर चलो, बाकी भी ओवरऑल फिल्म का डायरेक्शन ठीक ठाक ही था। जस्ट कास्टिंग में किसी और को अगर वे लेते तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी विद्या बालन हो, बढ़िया परफॉर्मेंस था। अमोल गुप्ते, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था। तो एक बार अगर आप फिल्म को देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और मैंने शुरुआत में जो कहा ना कि मैं थोड़ा डरते डरते जा रहा था, वो उसके पीछे का कारण ये भी था कि वामपंथियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके इतिहास के साथ में इतनी छेड़छाड़ करके रखी है, इतनी सारी गलत बातें फैला करके रखी है। जैसे कि कोई एक पीर बाबा करके है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, इस प्रकार की भी, जिसका कोई तथ्य नहीं है, ऐसी बातें भी वामपंथियों ने फैला करके रखी। मुझे देख करके बहुत बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ समर्थ रामदास जी, जिनके साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी भेंट होने के कई सारे प्रमाण उपलब्ध है, पत्रों के प्रमाण उपलब्ध है। संत तुकाराम जी, उन्होंने स्वयं समर्थ रामदास जी के बारे में क्या कहा हुआ है, वो सारे उनके अभंग उपलब्ध है। सज्जनगढ़ उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें वहाँ भेजा जाना, बहुत सारी बातें हैं। परंतु फिर भी जस्ट कुछ राजनीति के चलते आजकल जो बातें समर्थ रामदास जी के बारे में, जिस प्रकार की गाली गलौज सोशल मीडिया पर की जा रही है, जितनी अभद्र बातें कही जा रही है, सच में छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें किस प्रकार
दुख हो रहा होगा ये सब बातें देख करके, ये सारी राजनीति देख करके। और जो कुछ भी प्रयास हो रहे हैं ना आज महाराष्ट्र में, जात पात की राजनीति, जो भी जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा इन सब बातों में मत पड़िए। हमारी सभ्यता, महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है, और हमारी संस्कृति में किसी ने भी अगर भगवान शिव जी, उन्होंने जो स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव गीता कही है, जिसे गुरु गीता भी कहा जाता है, उसमें निगुरे व्यक्ति के बारे में भगवान शिव जी क्या कहते हैं जरा आप पढ़ना। तो हमारी सभ्यता में निगुरा होने को तो बहुत बहुत बड़े एक प्रकार से पाप के रूप में दिखाया है। जीवन में गुरु का महत्व कितना है वो तो भगवान स्वयं जब अवतार लेते हैं, उन्होंने स्वयं ये बात दिखाई है जीवन में गुरु का महत्व कितना है। पर फिर भी आजकल जस्ट कुछ राजनीति के चलते कई सारी बातें अलग अलग प्रकार की कही जा रही है, फैलाई जा रही है। तो इन सब बातें जो ये एक प्रकार से जहर विष जो बोने का काम कर रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। बाकी फिल्म एक बार बिल्कुल देखी जा सकती है। और हाँ, एक और बात जो मुझे पसंद आई, जेनेलिया देशमुख, उनका परफॉर्मेंस फिल्म में बढ़िया था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी धर्मपत्नी सईबाई जी की भूमिका निभाई है, और बहुत बढ़िया एक बहुत सम्मानजनक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी, उनके बीच के विशुद्ध प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है, सम्मान के साथ में दिखाया है। तो वो बात भी मुझे फिल्म की पसंद आई। मंदिर के अंदर जो संवाद दिखाए हैं भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर, बहुत प्यारे लगते हैं सुनने में। बाकी कुछ जगहों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उल्लेख फिल्म में उन्होंने सनातन संस्कृति की जगह जगह पर किए हुए हैं, और इसी कारण से मैंने कहा कि कुछ कुछ बातें थोड़ा सा सही नहीं लगती है, परंतु वो इतनी सटल है तो उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। आप अगर देखना चाहे तो फिल्म बिल्कुल देख सकते हैं, परिवार के साथ में भी देख सकते हैं। जस्ट इतना ही कि फिल्म और बेटर हो सकती थी, कास्टिंग बेटर हो सकती थी। मैं राजा शिवाजी इस फिल्म को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में युद्ध के सीन है, वायलेंस है, पर भाई वो तो बच्चों को शूरवीर बनने के लिए सब इतिहास उन्हें पता होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अवश्य बताना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय भवानी जय शिवाजी अवश्य लिखना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम, वंदे मातरम।